आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हम लोग इस फिनोमिना को बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और वीडियो के अंत में आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये टॉपिक पढ़ के। सबसे पहले तो हम लोग यह डिस्कस करते हैं कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये प्रकाश के किस नेचर की पुष्टि करता है, यानी यह पार्टिकल नेचर की पुष्टि करता है या वेव नेचर की पुष्टि करता है। तो सबसे पहले मैं यहीं पे क्लैरिफाई कर देता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट के पार्टिकल नेचर का पुष्टि होता है। अगर हम लाइट को वेव मानकर इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों, और यह भी डिस्कस करेंगे कि क्यों इससे लाइट के पार्टिकल नेचर की पुष्टि होती है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स इसमें इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन और ये सब समझते हैं, तो फिर क्रम से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए ये फिनोमिना क्या होता है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, अंडरलाइन कीजिएगा सुटेबल फ्रीक्वेंसी, falls on metallic surface, then electrons are emitted from the metal surface. This phenomena is known as photoelectric effect and the electrons emitted are known as photoelectrons. देखिए ये फिनोमिना क्या कह रहा है कि जब उपयुक्त आवृत्ति की प्रकाश किरण किसी धातु के सतह पर गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पे एक ये डायग्राम बनाया गया है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये कोई मेटल है, ये हम इसे फोटो मेटल कहेंगे और इसी का कैथोड बना होगा। कैथोड मतलब हम लोग इसको बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ेंगे, ठीक। तो ये एक फोटो मेटल है और इस फोटो मेटल पे ये कोई लाइट इंसिडेंट होता है, ठीक। तो जैसे ही लाइट ये इस फोटो मेटल पे इंसिडेंट होगा तो हम पाते हैं कि इसमें से तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं। इस घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक। अब अगर हम लोग लाइट को वेव मानते हैं तो चलिए समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है वेव नेचर मानने पे। अगर हम लोग लाइट को वेव मानेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं हर वेव का एक एम्पलीट्यूड होता है जिसे हम आयाम कहते हैं, और इस एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है इसके प्रोपोर्शनल होता है इसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता। जो भी इस पे लाइट गिर रहा है फोटो मेटल पे, उसका तीव्रता उसके आयाम के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इंसिडेंट लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ाएं या यूं कह लीजिए इंटेंसिटी बढ़ाएं तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो उस लाइट की एनर्जी भी बढ़ेगी। समझ में आया। तो ऐसे में जैसे जैसे हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो जब ये फोटो मेटल पे गिरेगा तो जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए। यानी अगर आप लाइट को यहाँ वेव नेचर मानते हैं तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस लाइट के इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए जो इस फोटोमेटल से निकल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा पाया गया है कि हम लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हैं तो इसमें से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है। इंटेंसिटी बढ़ाने पे उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था। और एक प्रॉब्लम ये था यहाँ पे कि जब हम लोग यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं फोटो मेटल पे तो तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं। यह सभी एक्सप्लेनेशन वेव नेचर से नहीं मिल पाता है, क्योंकि वेव नेचर में जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल से टकराएगा, ये लाइट वेव इस मेटल से टकराएगा तो इस लाइट वेव की एनर्जी इस मेटल में ट्रांसफर होगी, उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर निकलेगा। तो इस प्रक्रिया में कुछ तो टाइम लगना चाहिए, लेकिन ऐसा पाया गया है कि टाइम बिल्कुल नहीं लगता, इलेक्ट्रॉन तुरंत इजेक्ट हो जाता है। और क्या पाया गया है? यह पाया गया है कि जो लाइट इस फोटोमेटल पे इंसिडेंट कराया जा रहा है उसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। यानी जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। और एक चीज क्या पाया गया है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट हम किसी फोटोमेटल पे गिराते हैं
तो इलेक्ट्रॉन उसमें से इजेक्ट आउट नहीं होते हैं। भले ही आप उस इंसिडेंट लाइट की चाहे जितना इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, आप इंटेंसिटी चाहे जितना बढ़ा दीजिए, अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो इंटेंसिटी चाहे जितना बढ़ा दीजिए उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यह भी एक्सप्लेन नहीं हो पाता है अगर हम लाइट को वेव मानेंगे, क्योंकि अगर वेव मानेंगे तो ये कहता है कि कोई भी इंटेंसिटी का अगर आप लाइट गिराएं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। समझ में आया? तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थी जिससे हम लोग लाइट को वेव नेचर मान के इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इस फिनोमिना में हम लोग लाइट को पार्टिकल नेचर या क्वांटम मैकेनिक्स इन्वॉल्व करेंगे, तब जाके इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक एक चीज का इफेक्ट पढ़ेंगे कि जैसे इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, अदर चीजों का क्या इफेक्ट होता है, ये पढ़ने वाले हैं क्रम से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम को आप लोगों को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे, अच्छा एक चीज और मैंने बता दिया कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिससे अधिक फ्रीक्वेंसी होने पर ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये एक इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज बल्ब है और इसके अंदर ये एक कैथोड लगा हुआ है। ये कैथोड उसी मेटल का बना होता है जिस मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है, इसीलिए इसको फोटो मेटल कहते हैं। फिर यहाँ पे एक एनोड पॉजिटिव बना हुआ है और इस सर्किट को ये गैल्वेनोमीटर से होते हुए एक रियोस्टेट से होते हुए बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक, क्यों, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब ये लाइट वेव, अल्ट्रा वायलेट मान लीजिए लाइट वेव इस पे गिरेगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पॉजिटिव कैथोड की ओर जाएगा, सॉरी एनोड की ओर जाएगा। कैथोड से निकल के एनोड की ओर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि पॉजिटिव एनोड की ओर जाएगा, जिससे जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड तक पहुंचेगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ गैल्वेनोमीटर में हमको एक करंट मिलेगा, डिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग फोटो करंट कहते हैं। अब ये फोटो करंट जो होता है वो कैथोड और एनोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है रियोस्टेट से जोड़ के, इस पे भी निर्भर करता है। ठीक, तो यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्या है कि these photoelectrons travel from cathode to anode and hence a current flows in external circuit. This current is called photoelectric current. ठीक है, यही हमने बताया कि ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो जो करंट फ्लो करेगा उसे फोटोइलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। दूसरा, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तीसरा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और चौथा, द फोटो मेटल यूज्ड, यानी जो फोटो मेटल हम लोग यूज किए हैं उसका नेचर। इन चारों फैक्टर्स पे निर्भर करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब इन पे ये लाइट पड़ेगा, ये प्रकाश पड़ेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एनोड तक जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, तो जो करंट फ्लो करेगा वो है हमारा फोटो करंट, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाला करंट है फोटो करंट। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? ये जो कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है उस पर निर्भर करते हैं। देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फॉर ए गिवन फोटो कैथोड, यानी हम लोग कोई एक फोटो कैथोड या फोटो मेटल ले लेते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं, कीपिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कांस्टेंट। यानी जब हम किसी एक चीज़ का वेरिएशन लेंगे तो बाकी सभी फैक्टर को हमें कांस्टेंट रखना होगा। यानी जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कर रहे हैं तो हम लोग फोटो मेटल, लाइट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके देखेंगे कि फोटो करंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड एंड एनोड इज इंक्रीज्ड, देन द फोटो करंट आल्सो इंक्रीजेस एंड फाइनली रीचेज ए सैचुरेशन वैल्यू। मतलब इसके ग्राफ से समझिए, जब हम लोग ये इंसिडेंट जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और उसके बाद ये फोटो मेटल भी हम चेंज नहीं करेंगे, इन तीनों को जब हम फिक्स करके यहाँ पे इस पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर पहुँचेंगे।
तो इससे करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पे ये करंट इंक्रीज करेगा और एक सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद आप चाहे जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइए, करंट इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए इसको मैं एक डाटा से समझाता हूँ। मान लीजिए ये लाइट यहाँ पे आके गिरा और कुल 100 फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले। अब हमने आपको बताया है कि इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन निकले। तो मान लीजिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस कुछ था, मान लीजिए V1 वोल्ट था। तो V1 वोल्ट पे मान लीजिए जब पर सेकेंड अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो V1 पोटेंशियल डिफरेंस पे मान लीजिए प्रति सेकेंड केवल 50 इलेक्ट्रॉन ही एनोड पे पहुंच रहे हैं। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के V2 कर दिए, तो मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकल रहे थे, तो अब 50 की जगह मान लीजिए 70 पहुंचना शुरू कर दिए। अब मान लीजिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के V3 कर देता हूं, तो अब जितने 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे थे, टोटल 100 इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंच जाएंगे, यानी पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहे हैं उतने एनोड पर पहुंचेंगे भी। तो ऐसे में क्या होगा कि अब चाहे जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा लीजिए, फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड 100 ही है, तो वो 100 ही पहुंचेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे निर्भर कर रहा है। हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये पर सेकंड 100 ही निकलेंगे और 100 ही पहुंचेंगे। तो ऐसे में आप चाहे जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दीजिए, आप देख पा रहे हैं कि करंट एक सैचुरेटेड वैल्यू आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखिए कि ये एक ग्राफ निगेटिव रीजन में जाता है, इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये निगेटिव रीजन में जाने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि अगर हम एनोड को जीरो पोटेंशियल दे रहे हैं, यानी एनोड पे ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल जीरो है, तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रख रहे हैं तो भी हमको कुछ करंट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड से एनोड का जीरो रखे थे तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर पहले से ही निकल रहे हैं। समझ में आया, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले से ही कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अब चूंकि हम चाहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पे ना पहुंचे, तो ऐसे में हम एनोड को निगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं, पोटेंशियल स्विच कर देंगे। जो एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल था हम इसको निगेटिव दे देंगे, यहाँ से इसको चेंज करके निगेटिव दे देंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कम होना बंद हो जाएंगे। और फाइनली एनोड को एक ऐसा निगेटिव पोटेंशियल हम दे देंगे जिसको हम -V0 देंगे कि इस निगेटिव पोटेंशियल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एनोड पे नहीं पहुंच पाएगा। इसी पोटेंशियल को यहाँ पे बोला गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 निगेटिव में एनोड को दिया गया वो पोटेंशियल होता है जिसपे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाती है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुँचता। तो ऐसे में फाइनली जो करंट होता है, फोटो करंट, वो जीरो हो जाता है। समझ में आया। हम अगर एनोड को जीरो देंगे तो वहां पे फोटो करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जब वो निकलते हैं। तो ठीक, वो क्यों होती है वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए यही नोट में है कि द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डज नॉट बिकम जीरो व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल इज मेड जीरो बिकॉज द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव सम फाइनाइट वेलोसिटी एंड दे रीच्ड एट एनोड ड्यू टू इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी। समझ में यही बोला जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट तब भी जीरो नहीं होता जब हम लोग पोटेंशियल को जीरो कर देते हैं एनोड का, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनके पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है जिससे वो एनोड तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए आगे, इफ निगेटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड इज इंक्रीज्ड देन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस एंड फाइनली बिकम्स जीरो एट पोटेंशियल -V0। दिस नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। इसको हम अलग से डिफाइन कर देते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल -V0 इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। यानी द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, एनोड को दिया गया नेगेटिव में वह पोटेंशियल जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट जीरो हो जाता है, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसकी वैल्यू लाइट के फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। अब चूंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी फिक्स किए हैं तो एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है। क्यों फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लाइट के फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, जबकि
निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंटेंसिटी पे निर्भर करता है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी लाइट की बढ़ा देंगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। तो जब वो एनोड की ओर जाएगा तो उसको रोकने के लिए फिर एनोड को ज़्यादा निगेटिव में पोटेंशियल देना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन को रोक सके। इसीलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी वैल्यू निगेटिव में बढ़ जाती है। समझ में आया? ये स्टॉपिंग वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू किस पे निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक, अब मान लेते हैं कि इफ m इज द मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड विथ वेलोसिटी v। मान लेते हैं कि m क्या है? ये फोटो इलेक्ट्रॉन का मास है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv²। मान लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल है v0। यही स्टॉपिंग पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को रोकने में कामयाब हुआ जिसकी वेलोसिटी v थी। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में क्या इक्विलिब्रियम होगा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा है। यानी यहाँ पे हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। बात समझिए, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ से भाग रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन भाग रहा है वो हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर है। और एनोड जो इसको निगेटिव में जो पोटेंशियल दिए हैं तो वो जो रोकने के लिए ये जो एनर्जी लगा रहा है वो कितना लगा रहा है? ई इंटू वी। लेकिन V नॉट पे वो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने में कामयाब हो जा रहा है, तो कितनी एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लगी? E इंटू वी नॉट। यानी E इंटू वी नॉट वो एनर्जी है जिसपे उसने इस काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन रुक गया। इसीलिए यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा गया है कि ये देखिए हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इंटू ई वी नॉट। यहाँ पे E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी आप निकाल लेंगे ट्वाइस ई वी नॉट बाई m, ये अंडर रूट में है। दिस इक्वेशन शोज दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ए मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। यानी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन के अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापन होता है। ठीक है भाई, जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गतिज ऊर्जा से होगा उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा निगेटिव में पोटेंशियल देना होगा एनोड को। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है एक तरह से। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले इफेक्ट की ओर, जिसे हम लोग कहेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि देखिए टॉपिक लंबा है। क्या है? फॉर ए गिवन फोटो कैथोड मेटल एंड कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट। अब देखिए हम इंटेंसिटी का इफेक्ट देख रहे हैं तो हम बाकी तीन चीज को कांस्टेंट रखेंगे। एक फोटो मेटल, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस और तीसरा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे। और इंटेंसिटी को बढ़ा के देखेंगे कि फोटो करंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे if the intensity of light increases then photoelectric current also increases linearly। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे यहाँ पे एक तो ये पहला वाला ग्राफ है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग बढ़ाए थे तो एक किसी ग्राफ को ले लीजिए। मान लीजिए पहले इंटेंसिटी I1 के लिए ये ग्राफ था जो कि शुरू में हम बनाए थे, लेकिन अब हमको इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा देते हैं I2। तो जब हम I2 इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ना। जैसे डाटा से हम समझते हैं, मान लीजिए I1 इंटेंसिटी पे 100 फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे, तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग करंट ये हमको मिला। अब मान लीजिए हम इंटेंसिटी बढ़ा के I2 कर देते हैं तो अब हो सकता है 200 फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो, तो 200 फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बढ़ेगा वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इसी प्रकार इंटेंसिटी हम बढ़ा के I3 कर देते हैं तो और मान लीजिए 300 फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो उन 300 फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण और करंट मिलेगा। तो इसी प्रकार ये तीन ग्राफ ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग बढ़ रहा है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट हर इंडिविजुअल इंटेंसिटी के लिए बढ़ेगा। समझ में आया ना यहाँ पे? तो एक चीज़ हमें यहाँ से जानने को ये मिला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे निर्भर कर रहा है। ठीक, जैसे जैसे हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी यानी तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नोट में द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम फोटो कैथोड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइन। अब सुनिए, ये अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यानी इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रिक करंट दोनों किसके प्रोपोर्शनल होगा? इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी के। ठीक, नेक्स्ट नोट में पॉइंट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वी नॉट और द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी देखिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो लाइट के इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं करता। इसीलिए तो तीनों इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है, माइनस वी नॉट। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी।
यानी काइनेटिक एनर्जी जब नहीं बढ़ेगी तो जितना I1 इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल था उतना ही I2 इंटेंसिटी पे और उतना ही I3 इंटेंसिटी पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। समझ में आया ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल तब चेंज होगा जब निकले हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं करती, इसीलिए एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है तीनों इंटेंसिटी के लिए। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल निर्भर नहीं करता है। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग अगला इफेक्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ए गिवन फोटो कैथोड। यानी अब हमें फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन देखना है तो बाकी तीन को कांस्टेंट कर दीजिए, यानी फोटो मेटल और इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दीजिए। देखते हैं क्या होता है। फॉर ए गिवन फोटो कैथोड metal and keeping intensity of light constant, if the frequency of light increases then the value of stopping potential also increases. That means if the frequency of incident light increases then the photo electrons ejected with higher velocity and higher kinetic energy. मतलब समझ रहे हैं? यानी अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, सॉरी इंटेंसिटी मैंने बोल दिया, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इंसिडेंट लाइट का और उस समय इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी सॉरी, बल्कि उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब देखिए बात समझिए, मान लीजिए मैंने पहले फ्रीक्वेंसी न्यू1 फ्रीक्वेंसी थी, तो मान लीजिए 100 फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैक्सिमम सैचुरेशन करंट कुछ मिलेगा। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा के न्यू2 कर दिए, तो न्यू2 कर दिए तो अभी भी फोटो इलेक्ट्रॉन तो 100 ही इजेक्ट होंगे, लेकिन न्यू2 के लिए ये जो 100 जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इनको रोकने के लिए इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इसीलिए न्यू2 के लिए ये देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर बढ़ रहा है। फिर मान लीजिए मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा के न्यू3 कर दिया, तो अभी भी फोटो इलेक्ट्रॉन तो 100 ही इजेक्ट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो 100 होंगे, लेकिन अब उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो इनको रोकने के लिए और अधिक एनोड को निगेटिव पोटेंशियल देना होगा, यानी इनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। तो इधर देखिए ये बढ़ गया, यानी ये देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल -V03 to 1 ये इधर ये बढ़ते हुए जा रहा है। निगेटिव साइन को छोड़ दीजिए तो मैग्नीट्यूड में बढ़ते हुए जा रहा है, जबकि तीनों के लिए सैचुरेशन करंट सेम है, क्योंकि तीनों के केस में आप फ्रीक्वेंसी चाहे जितना बढ़ा लीजिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहेंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तब बढ़ेंगे जब इंटेंसिटी बढ़ता, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये फ्रीक्वेंसी बढ़ते गया है, न्यू3 न्यू2 न्यू1, ये फ्रीक्वेंसी न्यू3 बड़ा है न्यू2 से, न्यू2 से छोटा है न्यू1, और इसी प्रकार स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ये बढ़ता गया है। समझ में आया? तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया कि ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, या इसको ऐसे लिख दीजिए कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो किस पे निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। ठीक, अब एक और ग्राफ बना लेते हैं, एक और इसमें ग्राफ बनता है, एक फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो हमने बताया फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसे न्यू0 यहाँ पे आ गया है, इसके नीचे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता है। मतलब एक हर फोटो मेटल का एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति कहते हैं। अगर उस फोटो मेटल पे उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराएंगे तभी उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा उस फोटो मेटल के लिए। तो यही यहाँ पे ये जो एक ग्राफ बना है, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, इससे कम फ्रीक्वेंसी अगर आप रखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू0 है ये हर फोटो मेटल का अलग अलग होता है। ठीक, तो यही हमने यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखा है। अब देखिए यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट अकर, यानी वह न्यूनतम आवृत्ति होता है जिसके नीचे प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, अगला हम लोग नोट में पॉइंट देखते हैं, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फोटो मेटल। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग फोटो मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी दहली आवृत्ति अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर का अगर आप फ्रीक्वेंसी गिराते हैं जस्ट, तो इलेक्ट्रॉन जो उसमें से निकलेगा वो जस्ट इजेक्ट आउट होगा, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इससे ज़्यादा फिर आप बढ़ाएंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आना शुरू होगी। ठीक,
अब इसके बाद हम लोग लास्ट में एक इफेक्ट देख लेते हैं जिसे हम लोग कह रहे थे इफेक्ट ऑफ फोटोमेटल। अब अगर फोटोमेटल का वेरिएशन देखना है तो बाकी तीनों को फिक्स करिए, यानी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी फिक्स करते हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, तीनों को फिक्स करके अगर हम फोटोमेटल को चेंज करेंगे तो फॉर सेम इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिफरेंट फोटोमेटल्स हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यही तो मैं आपको बता रहा था कि अगर इंसिडेंट इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस आप फिक्स कर देते हैं तो अलग अलग फोटोमेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फोटोमेटल। मान लीजिए हम 4 मेटल का फोटोमेटल लिए हैं, जैसे एक पोटेशियम का, एक सोडियम का, एक जिंक का, एक टंगस्टन का, तो चारों के लिए ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी अलग अलग होगी। इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। और इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं, और ये जो भी अभी तक ये कंक्लूड किए हैं इसी को मिला के कहा जाता है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। तो कुल ये जितने नियम हैं अब इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। पहला नियम क्या है? पहला हमने सीखा कि द रेट ऑफ फोटो इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी पहला नियम ये है कि द रेट ऑफ फोटो इमिशन, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट होने का जो रेट है वो किस पे निर्भर करता है? इंटेंसिटी पे, या यूं कह लीजिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ इमिशन, ये इंटेंसिटी पे निर्भर करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो प्रकाश गिरता है उसकी तीव्रता पे, पहला नियम। दूसरा, द वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, यानी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उनका वेग यानी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा वो इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं करती। अगला नियम तीसरा, जबकि यही जो है ना दूसरा वाला, अगर लाइट वेव नेचर का होता, अगर मतलब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट वेव नेचर शो करता, तो ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी किस पे निर्भर करना चाहिए था? इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी पे निर्भर करता तो यहाँ पे वेव नेचर की पुष्टि हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यह है कि द काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यही तो मैं बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी या ये वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, न कि इंटेंसिटी पे। नेक्स्ट यहाँ पे नियम है, द फोटो इमिशन टेक्स प्लेस ओनली अबव ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी के लाइट या रेडिएशन पर ही होता है। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हिंदी में देहली आवृत्ति कहते हैं। अगला नियम है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें यह बोला गया है कि इंसिडेंट लाइट, जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन फोटोमेटल पे गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वेव नेचर लाइट यहाँ पे शो नहीं करता। वेव नेचर अगर शो करता तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गैपिंग जरूर होता है एनर्जी के ट्रांसफर में इलेक्ट्रॉन से, बट यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना इन्वॉल्व है, यानी लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, जो फोटोन है, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तुरंत इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पांचों फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के नियम हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये आज हमने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से समझा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।